हेलो गाइस। तो गाइस आज हमारा लेक्चर नंबर है 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्लास 11th का। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है कि बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है, यानी एटम का स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है। ठीक है, इससे पहले हम देखे थे आपका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पोस्टुलेट्स और उसका हम कुछ फॉर्मूले आपको मिलेगा, वो फॉर्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे हम प्रीवियस ईयर का, जेई का और नीट का भी सवाल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं वो लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, आप चाहो तो बोर्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप चाहो तो बोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी बोर्स ने क्या बताया है एटम के बारे में। इससे पहले जो अलग अलग केमिस्ट थे वो अलग अलग उन लोग का मतलब व्यू था। अब बोर थोड़ा इसका जो पोस्टुलेट थोड़ा ज़्यादा आगे तक गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वैसे रदरफोर्ड का 1 साल के बाद आए बोर ने, इसका पूरा नाम होता है नील्स बोर। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या कहा कि देखो इसका पोस्टुलेट्स पहले लिखो। ठीक है, मतलब क्या क्या बोले, मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि तो देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इससे पहले अलग अलग केमिस्ट ने अलग अलग उन लोग का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बताए, है ना। एक्सपेरिमेंट थ्रू ये पता चला है। तो फिर आए बोर 1 साल के बाद, वैसे रदरफोर्ड का 1 साल के बाद आए नील्स बोर, पूरा नाम होता है नील्स बोर। और इन्होंने बताया कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड वगैरह पूरा कहानी बताए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उसका पोस्टुलेट्स यानी क्या बताए हैं, यानी थ्योरी समझो। चलिए हेडिंग डालें पोस्टुलेट, जो आपका किताब में लिखा रहता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और आपको सवाल में कैसे उसका फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स देखो क्या बताए हैं कि जो आपका एटम होता है, इससे पहले हम देख चुके हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, एक हेवी पॉजिटिव आपका होता है चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ बोर्स बताए हैं कि इसके अराउंड में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, पाथ होते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना, दौड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होता है। ठीक है, बहुत सारे पाथ, ये पाथ को नाम दिए। सबसे पहले क्या बताया कि जो आपका एटम का बीच मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, लिखना हो तो लिख दो ना। इन्होंने बोले हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब घूमते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सभी आपका पाथ में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होता है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट इसका नाम, इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। और जिस पाथ से दौड़ते हैं ये पाथ को बहुत, इसी पाथ का बहुत सारा नाम है, ये रास्ता का बहुत सारा नाम है। इसको ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, इसको सेल भी कहते हैं और इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ध्यान सुनना, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्बिट सेल जाता है, हम ऑर्बिट या सेल का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड द क्या आपका, अराउंड द क्या, न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस इनडेफिनाइट, ऐसे लिख दो, इनडेफिनाइट सर्कुलर पाथ, इनडेफिनाइट सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, जिस पाथ में दौड़ रहे हैं, ये सभी पाथ का अलग अलग एनर्जी होता है। मतलब ये जो सेल, इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, तो ये सब का अलग अलग एनर्जी होता है, डेफिनेट, सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो पाथ को एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कहा, एनर्जी लेवल भी कहा। क्यों, क्योंकि सभी ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है, उसको इसीलिए एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोले कि इच ऑर्बिट, ध्यान सुना, इच ऑर्बिट हैज डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। समझ में आ रहा है, डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। सो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। बात समझना, ठीक है, कहानी समझ में आ गया, पूरा क्लियर। और ये एनर्जी लेवल का नाम भी दे दिए बोर ने, इसको कहते हैं के, इसको कहते हैं एल, ऐसे बढ़ते जाना है आपको लेटर वाइज, के एल आपका एम, ठीक है, और आएगा तो फिर आएगा एन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एन। और इसका नाम भी रख दिए, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और ये थर्ड सेल, और ये फोर्थ सेल। अब इसको ये 1 2 3 4 जो आपका सेल है, जो नंबर दिया हूं, इसको हम कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। आगे इसके बारे में बहुत सारा हमारा कहानी चलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सबको क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वैसे क्वांटम नंबर बहुत प्रकार का होता है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया क्या, वो सिंपल है और कुछ नहीं बताया, और कुछ उसका और थोड़ा डेप्थ हम जाएंगे बाद में। पहले ये पॉइंट को नोट करना, सबसे पहले जो किताब में पूछ लेता है बोर्ड में भाई कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करो, तो कुछ नहीं बोलना है, सिंपल पूरा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते घूमते रहते हैं एक पाथ में, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में, और वो पाथ का सभी इच पाथ का और इच ऑर्बिट का डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और वो एनर्जी लेवल को KLMN लेटर में डिनोट करते हैं, भाई नोट करते जाना है, KLMN में डिनोट करते हैं एटसेट्रा। और वो पाथ का जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब कहानी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना दूर तक पूरा क्लियर हो गया, चलिए लिख लें इतना फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। एक्साइटेड, यहां पर एक वर्ड यूज होता है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब वो चीज को समझेंगे। ये सिंपल है, इसका पोस्टुलेट्स। ठीक है, वैसे एक्साइटेड स्टेट का भी इसका ही एक पार्ट है बोर्ड्स का। चलिए बात कर लेते हैं उसका कहानी क्या होता है। अब हम ये एटम का एक्साइटेड स्टेट तो समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, और जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट का कितना कितना एनर्जी होता है। वैसे तो मैं बोल दिया, बोर्ड ने बता दिए कि इतना इतना, मतलब सबका एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो आखिर कितना होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको, और एक पोस्टुलेट नोट करना कि कोई आपके पास एक एटम है, या तो फिर मॉलिक्यूल के अंदर तो एटम रहेगा ही। ठीक है, और इसका ये क्या है, पाथ है, यानी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, मान लो। ठीक है, अब मान लो कोई एटम यहाँ पर, ये पूरा का पूरा एटम है, एटम के बीच में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। देखो, अब कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल को आप क्या कर देते हो ना, एनर्जी दे देते हो, यानी ऑब्वियसली आप हीट दोगे। तो अगर मैं हीट दे दिया, इसको क्या दे दिया, हीट दे दिया, तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, आपको मालूम है। हीट दे दिया तो मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब जब
किसी को हम हीट देते हैं, ठीक है। अब जब हम ये एटम को हीट देंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, जंप करता है हायर ऑर्बिट तरफ, यानी ऊपर जंप करता है, ठीक है। तो ये अब क्या करता है ना, ऊपर जंप करता है हायर ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट में जंप करके, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान सुनना, जब हम एटम को हीट दिए, यानी हीट मतलब एनर्जी दिए, तो ये पूरा एटम एनर्जी को, यानी सिंपल कहूँ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जर्व किया, और क्या हुआ, ये इसका प्रमोशन हो गया, वो आगे बढ़ गया, जंप कर लिया। ये ऐसे होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरा मतलब ये पूरा देखे हैं हम लोग। जंप किया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप किया, इसको एनर्जी लगा E1, क्या E1, ठीक है। ये आपका हायर एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गया, तो ये हायर एनर्जी लेवल भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ये स्टेट में था, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। भाई ये सब वर्ड ना याद रखना, एक क्लास सब में यूज होता है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। ग्राउंड स्टेट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी उसको नहीं मिला अब तक, उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। जब एनर्जी मिल गया, हीट मिल गया, तो दौड़ने लगा ऊपर, तो ऊपर लगा, ऊपर आ गया यहां से और आगे नहीं गया, तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, ये स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, मैक्सिमम जहां पर पहुंचा। अब जहां से फिर अब देखो, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन दौड़ा ऊपर, फिर उसका एनर्जी खत्म हुआ, फिर वो क्या आया, नीचे आया, यानी यहां से ये इलेक्ट्रॉन तो जब ऊपर गया था तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, यानी गेन किया था। अब ऊपर से जब नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है, क्या करता है, लॉस करता है। तो लॉस करने में उसको एनर्जी लेगा इतना, E2 मान लो, ठीक है। तो बोर बोले कि ये दोनों का डिफरेंस, जो यहाँ ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, इसका एनर्जी डिफरेंस यानी E2 माइनस E1 जो बराबर होगा, वो आपका होगा क्या, H म्यू के साथ बराबर होगा, यानी Hb जिसको आप फोटॉन भी बोलते हो, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। अब E2 माइनस E1 को बोले चेंज ऑफ एनर्जीज, है ना, बिटवीन डिफरेंट आपका ऑर्बिट, ठीक है। डेल्टा ई में डिनोट किए, चेंज है E2 माइनस E1 को हम डेल्टा ई लिख सकते हैं, Hb को Hb रख दिया, ठीक है। अब चाहो तो H को रख सकते हो, इसको फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इसको इतना नोट करना, ठीक है। ये लास्ट आपका पोस्टुलेट से कि क्या बोलना है आपको, कि एक एटम को जब एनर्जी मिलता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी को गेन करता है, हायर ऑर्बिट को जंप करता है, ठीक है, उसको एनर्जी इतना लगा, और जब नीचे आई एनर्जी लॉस किया तो उसको एनर्जी इतना लगा। सो चेंज ऑफ एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा इक्वल टू Hb लिख सकते हैं। वैसे H आपका होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यू नो, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। कहानी इतना दूर तक समझ में आ गया आपको, ठीक है, पूरा क्लियर, इतना दूर तक पोस्टुलेट्स। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, वही बोर्स कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आपका, ठीक है। अब इतना दूर तक बता दिए हैं बोर ने। अब ये भी बताएं कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे 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 घूमता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, आप फिजिक्स में सुने हो एंगुलर मोमेंटम। अब ये भी बता दिए कि इलेक्ट्रॉन का जब मतलब ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम भी बनता है। अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से सुनना, फिजिक्स का थोड़ा कहानी है, फॉर्मूला बस पढ़ेंगे। चलो, आपका ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस, और आपका ये क्या है, मान लो एक ऑर्बिट में बनाया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाई है, ठीक है, ये इधर घूम रहा है कि जिधर भी घूम रहा है, ये घुमा इधर आया, मान लो यहाँ तक आया आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इतना दूर तक आया, पहले तो यहाँ तक था, ठीक है, पहले यहाँ तक था, फिर आया इतना दूर तक, यानी एंगल बन गया कुछ। तो इसका सिंपल एंगुलर मोमेंटम बताए मतलब आपका बोर्ड ने कि एंगुलर, ध्यान सुनना, एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो MVR होता है। एंगुलर मोमेंटम बताए कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। क्या बोले ना, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
h/2π। अब इसको थोड़ा समझेंगे, h/2π, ठीक है। क्या होता है, सिंपल बताए कि एंगुलर मोमेंटम यानी mvr जो बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n ले जाएंगे हम h/2π का, यानी h/2π मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल होता है विनिंग भाई, nh/2π। यहाँ पर जो n दिख रहा है आपका, n आपका होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी क्वांटम नंबर कह सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट सेल था तो इसका 1, फिर आएगा और एक तो सेकेंड, फिर आएगा तो थर्ड, ये फोर्थ, ये सिंपल क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नंबर ऑफ सेल, ठीक है, जो भी कहो। तो nh/2π। अब ध्यान सुनना, ये जो आपका n होता है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है। माइनस नहीं होगा, जैसे किताब में 0 1 2 3 4 लिख दिया है। पूरा क्लियर, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये तो हो गया। क्या हम यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं? अब भाई देखो, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम रेडियस भी तो निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट का k का, वैसे l का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भाई हाँ, और एक तो चीज़ सुनना कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम का ही बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पर ध्यान सुनना, बोर्स लॉ वैलिड है ओनली लाइक हाइड्रोजन एटम, लाइक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का खासियत क्या है कि वो अपना सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। जैसे आप हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम, क्योंकि He+ मतलब ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी He के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये थ्योरी आपका वैलिड है ना, ठीक है। यानी ये थ्योरी लाइक मतलब हाइड्रोजन एटम का ही कहानी है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का ही यहाँ पर बात चल रहा है, और हाइड्रोजन एटम हो सकता है, फिर हाइड्रोजन लाइक एटम हो सकता है, लाइक मैं बताया He+, Li2+, ये सब, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं क्या बोला था, mvr = nh/2π, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ये n आपका 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब पहला सेल का रेडियस भी निकाल सकते हैं, दूसरा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रेडियस क्या होगा, ठीक है। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो रेडियस देखेंगे बाद में, थोड़ा एंगुलर मोमेंटम पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, आप कहोगे ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो दोनों तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, आके तो चिपक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, दोनों के बीच में एक फोर्स पड़ता है जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाते हैं, मतलब आपस में नहीं टकराते हैं, है ना। मतलब जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से क्या हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बैलेंस होके रहते हैं, ठीक है। एक फोर्स पड़ता है दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे आप पढ़े थे आगे, जैसे आपका होता है ना, जैसे आप कोई पत्थर को रस्सी में अगर बांध लेते हो ऐसे, और यहाँ पर पकड़ के इसे घुमाते हो तो क्या होता है, बैलेंस होके रहता है ना, इसे घुमाते हो, ये पत्थर आके आपका हाथ में नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि एक फोर्स पड़ा है दोनों के बीच में, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ रहा है, इसलिए आप घुमा सकते हो। पत्थर आके ऐसे नहीं गिरता है, ऐसे घुमाओ कि ऐसे घुमाओ, जैसे भी घुमाओ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहानी समझ सकते हैं आप कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है जिससे कि आपका ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नहीं टकराते हैं, ठीक है, बैलेंस होके चलता है। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ तो फोर्स पड़ता होगा। वैसे ये इनडायरेक्टली कहाँ पर है, ये आपका उससे रिलेटेड है, जैसे है ना, ये आपका सन है, क्या है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, आपको पता है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है, अर्थ है, प्लैनेट है, ये घूमता रहता है, आके यहाँ से नहीं टकराता है। उसी प्रकार इनडायरेक्टली रिलेटेड है भाई, ये पूरा यूनिवर्स पूरा एटम के साथ जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना, कहानी समझ में आ रहा है। चलिए अब ठीक है, अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ता है, इतना तो तक समझ में आ गया। चलिए मिटाते हैं, चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब थोड़ा एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं क्या बताया कि सभी पाथ का यानी ऑर्बिट का एक एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे हम आगे भी पढ़ चुके हैं, आप डाल्टन्स लॉ में भी पढ़ चुके होंगे कि के सेल में आपका इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऐसे ना कैपेसिटी होता है। सभी ऑर्बिट का अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखने का उनका एबिलिटी होता है। तो ध्यान सुनना, आपका ये क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट होते हैं, नाम देते हैं KLM। अब KLM सबका अलग अलग एनर्जीज होता है, ठीक है। और बोर बताए कि एनर्जी बराबर होगा आपका, ठीक है, एनर्जी बराबर होगा, एनर्जी को EN में डिनोट करो, एनर्जी जो बराबर होगा भाई, लंबा एक फॉर्मूला दिए, -2 पाई स्क्वायर m⁴ बाई n² h²। वैसे ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में ना अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई। पाई का वैल्यू डाल दो 22/7, m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सिंपल बताए कि EN, हाँ अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो अच्छा है, लेकिन आप सवाल में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। EN = इतना, ठीक है। एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भाई, ऑफ ऑर्बिट का, ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये क्या होता है, N आपका क्या होता है, मैं बताया क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है आपको पता है। M आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और E आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम आगे बात कर चुके हैं ये सब, ठीक है। अब अगर मास ये सबका वैल्यू अगर डाल देते हो तो आपको ये n² का तो वैल्यू कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा n कुछ गिवन नहीं दिया है कि इतना सेल का, ये सेल का, ये सेल का, नंबर ऑफ सेल, मतलब कौन सा सेल का आप एनर्जी निकालो वो नहीं दिया है। तो सिंपल अगर इसको मॉडिफाई करोगे तो एनर्जी बराबर मिल जाएगा -11 कितना मिलेगा, -1312 बाई n² बाई n² किलो जूल पर मोल। हाँ, अब यहाँ पर और एक चीज़ समझना, मैं यूनिट कौन सा लिया हूँ, किलो जूल पर मोल, ये इसको तो नोट करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का। मान लो यहाँ पर दो नंबर ऑर्बिट का एनर्जी निकालो तो 2 बिठा देना, 3 का 3 बिठाना, 4 का 4 बिठाना, ठीक है। अब यूनिट में कौन सा यूज किया हूँ, किलो जूल पर मोल किया हूँ। अब आप चाहो तो जूल पर एटम का भी कर सकते हो, अगर इसको ये बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान सुनना, जूल पर एटम करोगे तो ये हो जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ठीक है, जूल पर एटम, ये यूनिट भी कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो हो जाएगा -13.6, ध्यान सुना, -13.6 बाई n² h कर सकते हो, सॉरी n² कर सकते हो, ठीक है, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कहानी समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट क्या, कई बार ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, ध्यान देना, ठीक है, -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका होता है एनर्जी ऑफ पाथ और ऑर्बिट कहो, स्टेशनरी स्टेट कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो ये होता है कहानी। अब डालते रहो यहाँ पर n जगह पर 1 2 3 ऐसे डालोगे तो अलग अलग एनर्जी आएगा। समझ में आ गया पूरा। चलो अब मैं कुछ एनर्जी बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, इसको नोट करना। इसको करो, इसको करो, जिसको करो, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये भी ध्यान देना है दोनों। चलो आपको फॉर्मूला पता चल गया कि ऑर्बिट का एनर्जी ये होता है, फॉर्मूला, ठीक है। अब सभी ऑर्बिट का अलग अलग क्या होता है ना, एनर्जी होता है, ठीक है। चलो ये मैं के सेल बना दिया, के सेल जो कि आपका पहला सेल है ना, ये आपका के सेल है, ठीक है। वैसे एनर्जी गैप ना सेम नहीं होता है, 2 ऑर्बिट का एनर्जी गैप अलग अलग होता है,
ठीक है। ये आपका 2L, फिर थोड़ा ये आएगा MKL, है ना। तो ये 3 हो गया 3 नंबर, फिर 4N, ठीक है, से 5। धीरे धीरे क्या होते हैं ना, आपका सेल का एनर्जी धीरे धीरे पास होते हैं। गैप, ये जो आपका गैप है छोटा होता जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपर जब हम जाते हैं तो एनर्जी कम होते जाता है, कम होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो एनर्जी गैप छोटा होता है, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है, कम होता है एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर डालोगे K = 1, पहले N, ये आपका क्या होगा भाई, N है ना। तो अब K जगह N जगह पर पहले 1 डालोगे, ठीक है। तो -1312/N जगह पर 1 डालोगे तो 1 हो जाएगा, यानी -1312 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। पहला एनर्जी इतना। दूसरा एनर्जी वैसे ठीक N = क्या पुट करोगे भाई, 2 पुट करोगे, माइनस, ध्यान सुनना, -1312 बाई क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो भाई आपको मिलेगा कितना एनर्जी, -328 किलो जूल पर मोल मिलेगा, ठीक है। किलो जूल पर मोल मिलेगा, ठीक है। ऐसे N जगह पर 3 डालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, मैं लिख देता हूँ -145, आपको जानने के लिए बस, -82.0 मिलेगा, -52.5 मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका एनर्जी मिलता है, ठीक है। बस फार्मूला कौन सा होगा, ये होगा, आपको समझ में आ गया। पहला ऑर्बिट का निकालना है तो N जगह पर 1 डालो, दूसरा का 2 डालो, तीसरा का ऐसे डालो, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में भी आप कर सकते हो। ये आपका किलो जूल पर मोल था। बात क्लियर है, ठीक है। यानी सबसे कम एनर्जी किसका है ना भाई, K सेल का, याद रखना, K सेल का, ठीक है। यानी K सेल का सबसे कम है, K सेल का सबसे कम, फिर K के बाद L, फिर M, फिर N, लाइक दिस, ठीक है। पूरा क्लियर बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, तो इसको थोड़ा नोट करना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, तो ये जो मैं फॉर्मूला बताया, ये आपका हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन एटम का, इसको भी नोट करना, ओनली हाइड्रोजन एटम का, ओनली हाइड्रोजन एटम का भाई, ये फॉर्मूला जो है ओनली हाइड्रोजन का एटम। अब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे मैं बताया, अब क्या बताया भाई, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 3+2+ हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब का अगर हम एनर्जी देखेंगे ऑर्बिट का, तो ये इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, N = क्या हो जाएगा, -1312, हाँ -1, हाँ ये भी लिख सकते हो, -1312, हाँ। यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करना है Z² और नीचे आपका वही रहेगा N², ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आपका यूनिट है किलो जूल पर मोल, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, यानी ये होगा हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम होगा भाई, तो आपको ये फॉर्मूला डालना है, बस आपको Z ध्यान में रखना है। हाँ, Z क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम का देख रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। जैसे आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ठीक है, बेरिलियम का 4 होता है। तो एटॉमिक नंबर डाल देना है, नीचे N आपका क्या होता है, जिस ऑर्बिट का आप एनर्जी निकाल लो वो ऑर्बिट लिख देना। 2 नंबर का तो 2 लिखना है, 3 नंबर का 3 बिठाना है। क्लियर बात, इतना दूर तक नोट करते जाना, मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा अभी, ठीक है, नोट करो। अब देखते हैं, चलिए रेडियस के बारे में। अब बोर ने बताया रेडियस कि जो आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है सेंटर से, ठीक है, उसका रेडियस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो ऑब्वियसली रेडियस तो हम निकाल पाएंगे। आपका ये क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर है ऑर्बिट, यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉन, तो ये बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम रेडियस बोलेंगे। तो इसको हम R लिख देते हैं, RN, जो भी हो सकता है। ये पहला सेल का मैं बोल रहा हूँ, अब जिस भी सेल का कर सकते हो, K सेल का, L सेल का, जो भी, ठीक है, ठीक है। अब बोर ने बताएं कि रेडियस अगर निकाल रहे हो तो ध्यान देना कि RN यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट,
ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला बताए ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ये सिंपल, ये बहुत बार पूछ चुका है भाई, ए आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। ऐसे पूछ सकता है कि अगर एक एटम का ए नॉट क्या, अब मैं बात करूंगा इसका, पहले समझ जाओ, आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। ए नॉट क्या होता है, ध्यान सुनना, ए नॉट ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग मतलब आगे से मतलब एक मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है आप कह सकते हैं। ए नॉट जो होता है आपका ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम का ही रेडियस है। ए नॉट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस, यानी पहला ऑर्बिट का, ये ध्यान देना, रेडियस क्या होता है, पहला ऑर्बिट का, ठीक है। ए नॉट क्या होता है आपका, ध्यान सुनना, ए नॉट होता है आपका रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसको थोड़ा नोट करना, अब बात को समझेंगे ये क्या बोल रहे हैं। वैसे इसको हम बोर रेडियस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसको बोर्स रेडियस भी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है इसका वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर होता है, 52.9, ये वैल्यू याद रखना, 52.9 पिकोमीटर होता है। ये आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसको बोर रेडियस भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट। अगर आप के सेल का निकाल रहे हो तो एन जगह पर 1 डालना, 2 नंबर यानी एल सेल का निकाल रहे हो तो एन जगह पर 2 डालना, एम का डाल रहे हो तो 3 डालना, ठीक है। एम का अगर निकाल रहे हो रेडियस तो 3 डालना। इतना दूर क्लियर है, पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये सिर्फ किसका है भाई, ओनली हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाएगा तो कुछ नहीं, बस चेंज थोड़ा कर देना, जेड रख लेना, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर को डिवाइड कर देना, यानी एटॉमिक नंबर जिसका भी निकाल रहे हो, लिथियम का या फिर हीलियम का, तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे बिठा देना, ठीक है, क्लियर। सॉरी, आपका जेड होगा, सिर्फ जेड, स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, पूरा क्लियर। फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ नोट करना, अप्लाई करेंगे इसको। इतना दुख पूरा कहानी समझ में आ गया, पूरा क्लियर। हाँ, और एक चीज़ वेलोसिटी, ये बहुत कम यूज होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में ये सब ज़्यादा यूज होता है। वेलोसिटी बताए, वेलोसिटी ऑफ किसका ना, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये बताए v नॉट इंटू जेड बाई एन स्क्वायर, सॉरी एन, जेड बाई एन, ठीक है। अब इसका भी ये जो v नॉट है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है, ये आपका इसका भी वैल्यू होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.88 इंटू 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पूरा क्लियर। और ये सिर्फ हाइड्रोजन का है, ठीक है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना देखा गया, तो ये लिखा है जेड बाई एन, तभी आपको अप्लाई करना जब हाइड्रोजन ना हो तब, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सवाल कर लेते हैं, फिर लिमिटेशन देख लेंगे, ठीक है। दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, चलिए नोट करते जाएं। अब हम सवाल करेंगे, फॉर्मूला समझ में आ गया, 3 तो कितना निकलेगा। चलिए कुछ हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या क्या है समझ में आ गया पूरा। चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला नंबर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth
बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ऑप्शन दिया है, चलो बताओ, चलो बताओ, n4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन दिया है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा ना, यूनिट कौन सा दिया है, -13.6 बाई n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ, अभी बताया फॉर्मूला है भाई, क्या बोले, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको दिखाना है nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं बताया था, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मतलब n जगह पर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सभी का अलग अलग होता है। nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट मतलब कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ठीक है, कितना है, मैं बताया 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई ये होगा, ठीक है, सिंपल है, थ्योरी अभी भी मैं बताया। चलिए और एक ठो, हाँ ये आया था आपका नीट में आया था, ये 1992 का है, नीट का, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इफ, क्या पूछा है, इफ r इज द रेडियस, if r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of hydrogen atom is given by ऑप्शन दिया है, देखो भाई दिया है rn², बी ऑप्शन दिया है r/n, सी ऑप्शन दिया है r² n²। क्या होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या बोला है कि अगर r क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी k सेल का बोल रहे हैं, r क्या है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है भाई, r अगर है तो nth ऑर्बिट का क्या होगा, तो अभी हम देखिए nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, Rn इक्वल टू क्या होता है, a0, हाइड्रोजन एटम का a0 इंटू क्या होता है भाई, n² होता है ना, तो a0 क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, a0 क्या बोल दिया आपका, r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, तो a0 जगह पर कुछ नहीं बिठाना है, r बिठा देना, तो r n² हो जाएगा, तो रेडियस बराबर क्या होगा, Rn² हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑर्बिट का उतना एनर्जी बोल रहा था, चलिए एनर्जी बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका रेडियस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्लियर हो गया, हाँ ये भी आया था आपका नीट में, ये भी 1988 में पूछा था, ठीक है, नीट में। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना फटाफट लिख लें, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, कॉन्सेप्ट से आपको पूछता है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब देखना और एक ठो सवाल, 3 नंबर, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड, if the radius of third Bohr's orbit of hydrogen atom is r3 and the radius of fourth orbit is r4, then
आपको रिलेशन बताना है कि क्या हो सकता है कि R4 बराबर होगा 9/16 R³ बी आपका ऑप्शन है R4 इक्वल टू 16/9 R3 या फिर R4 बराबर होगा 3/4 R³ किसके साथ बराबर होगा आपको दिखाना है। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर इफ द रेडियस ऑफ क्या बोला है, हाँ, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट यानी 3 नंबर ऑर्बिट, 3 नंबर ऑर्बिट है ना, यानी m ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, रेडियस उसका R3 है एंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज R4 यानी 4 नंबर ऑर्बिट का रेडियस R4 बोल दिया। तो क्या रिलेशन हो सकता है ये सब में, पहले तो समझो R3, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, Rn इक्वल टू A0 इंटू n² होता है। अब ध्यान देना, R3 अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे A0 इंटू क्या n², n क्या है भाई, R3 मीन्स R3 मस 3 नंबर ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर दैट इज आपका हो जाएगा A0 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है से R4 का करेंगे तो A0 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा A0 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, डिवाइड करके देखो तो R4/R3 कर दो, मतलब ये इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, R4/R3 डिवाइड कर दिया तो ये आपका A0 इंटू 16 नीचे क्या हो जाएगा A0 इंटू 9, तो भाई ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, R4 इक्वल टू R3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/9 इंटू R3। ठीक है, समझ में आ गया, यानी क्या रिलेशन मिल गया, R4 इज इक्वल टू 16/9 R³ कहाँ गया ये, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। पूरा क्लियर। ये जेई में पूछा था 2022 को पूछा था, ये जेई का सवाल है, जेई 2022 को पूछा था। ठीक है, पूरा क्लियर, इजी है ना। चलिए बस थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी हो गया, बहुत ही सिंपल सवाल था, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए इस टाइप का सवाल और एक ठो, चलिए कितना नंबर, 5 नंबर ना शायद। चलो, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट in terms of the Bohr radius A0 in lithium 2+ इच क्या हो जाएगा। लिथियम 2+ का अकॉर्डिंग मतलब बोर्स रेडियस के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन दिया है, देखना ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2A0/3, बी ऑप्शन दिया है 4A0/A और सी ऑप्शन दिया है 4A0/3, 3 में दिया हूँ। चलो बताओ क्या होगा, सिंपल है। ठीक है, सिंपल। आपका R0 का फॉर्मूला क्या होता है, A0, यहाँ पर हाइड्रोजन का नहीं बोला है, लिथियम का बोला है, तो A0 इंटू क्या करेंगे, क्या होता है n², नीचे क्या करते हैं हम Z करते हैं, तो A0 तो A0 ही रहेगा, A0 रह गया, n², आपको n क्या होता है भाई, सेकंड ऑर्बिट का बोल दिया, यानी 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। Z आपका एटॉमिक नंबर और लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम का 3 होता है, क्या होता है 3 होता है, तो आपका हो गया ये आपका 2 का स्क्वायर 4 यानी 4A0/3, यानी ये रिलेशन ठीक होगा। 4A0/3 कहाँ है, ये वाला। क्लियर, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए लिखिए, ये आया था 2020 को, आया था 2020, ये भी जेईई में पूछा था। चलिए नोट करें, पूरा क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर
और एक 2019 का ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए 2019 का ले जाते हैं। चलो ये खुद से करना, ट्राई करके देखो पहले। कितना नंबर? 6 नंबर। द ग्राउंड स्टेट energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The energy of second excited state of helium plus in इलेक्ट्रॉन वोल्ट इच। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिखाना है, ऑप्शन दिया है। चलो भाई खुद से करो। -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल दिया है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन दिया -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी नंबर दिया है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला लिखना है भाई, वो फॉर्मूला मत लिखना, नहीं तो फिर वैल्यू इधर उधर आपको करोगे। चलिए इसका तो फॉर्मूला है ना, आपको निकालना है। मतलब आपका हीलियम प्लस का ही निकालना है, यानी सेकेंड ऑर्बिट का। ये तो आपका के सेल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट मीन्स ये वाला आपका, ये आपका एल सेल, ठीक है, यानी आपका एल यानी 2 है ना। तो 2 नंबर ऑर्बिट का आपको एनर्जी निकालना है इन द टर्म्स ऑफ यूनिट लाइक ईवी, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो हम एनर्जी लिखते हैं En इक्वल टू -13.6 ऐसा कुछ होता है ना, -13.6 इंटू Z² बाई क्या होता है n² होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये होता है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, कुछ नहीं भाई, -13.6 इंटू जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो किसका एटम बोला? हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम 2, एटॉमिक नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, और नीचे n आपका ऑर्बिट का, यानी कितना नंबर ऑर्बिट? 2 नंबर का, तो 2 का 4, तो 4 कट गया ना है। जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर ना 2 हो गया। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हीलियम का 2 का 4 हो गया, 4 कट गया, -13.6 आया क्या? नहीं, आपका n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 3, मैं गलत बोल दिया। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्यों होगा? रुक जाओ। सॉरी, आपका ये फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है क्या? हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना। अब यहाँ पर क्या बोला है? हीलियम प्लस बोला है। अब ध्यान सुनना। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला, ये वर्ड ध्यान सुनना, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। यहाँ पर ध्यान, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब मत समझना यहाँ पर 2 लगेगा बोल के n इक्वल टू, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब समझना। हीलियम प्लस मतलब क्या होता है ना, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो एक्साइटेड कब होगा? मतलब ऑब्वियसली अगर फर्स्ट सेल में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, मतलब एक पहला सेल में रहेगा कि सेल में, ठीक है। n इक्वल टू आपका क्या है? फर्स्ट सेल ना, n इक्वल टू आपका हीलियम प्लस है, तो n इक्वल टू हो जाएगा तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखो वैसे ये होता है आपका क्या, वैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, ऑब्वियसली ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली पहला तो ग्राउंड स्टेट में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है।
अब फर्स्ट एक्साइटेड ऑब्वियसली सेकेंड सेल ही होगा ना, 2 नंबर ही होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट में तो एक्साइटेड स्टेट कहाँ है, ये पहला अगर जंप करता है तो यहाँ पर करता है, तो ये आपका ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ध्यान सुना, फर्स्ट एक्साइटेड आ जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। और एक अगर यहाँ पर ये ऑर्बिट में जंप करता है तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड, और क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। इसको मत ले जाना, अगर एक्साइटेड वर्ड यूज नहीं किया है तो पहला, ठीक है। यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 नंबर ऑर्बिट आ जाएगा, ये है ये ऑब्वियसली पहला सबसे नीचे वाला सेल में ही तो रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट में पहला जंप करेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड, फिर जंप करेगा तो सेकेंड एक्साइटेड, यानी अगर देखोगे तो गिनो, सेल गिनो, 1 2 3, यानी n क्या हो गया, आप 3 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं भी फर्स्ट कन्फ्यूजन में था, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n जगह पर 3 डालोगे, -13.6 इंटू जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, डायरेक्ट 4 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आपका 9 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ओके, तो भाई ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा नोट करना, ठीक है। ये 2019 को आया था JEE में, JEE में आया था 2019 को। क्लियर बात, कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। और सवाल लेंगे, चलिए इतना पहले लिखें फिर ले जाते हैं, और एक हो गया, चलिए ठीक है। चलिए और एक तो सवाल लेते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल, एक तो छोटा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the energy of possible excited state of हाइड्रोजन, ठीक है। मैं H लिख दे रहा हूं, ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन दिया है +6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन दिया है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन दिया है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब करके दिखाओ, चलो। हाँ, आपको हाइड्रोजन का कहानी बोला है, क्या बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एक्साइटेड स्टेट का इसमें से कौन सा एनर्जी पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटीज है, अब निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर बोल दिया हाइड्रोजन, यानी सिंपल आपको दिमाग में आ रहा है कि हाइड्रोजन यानी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में तो होगा, ये के सेल में रहेगा ग्राउंड स्टेट में, ये एक्साइटेड नहीं हुआ है। अब एनर्जी मिला तो ये दौड़ेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर ये आपका पहला सेल, ये दूसरा सेल। अब पॉसिबिलिटी क्या है, यानी इसका कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी 2 नंबर सेल में ये आ गया। अब यहाँ पर उसका एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ा, यहाँ पर आया, तो अब ये 2 नंबर सेल का, यानी n इक्वल टू 2 लिखना है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखो, En फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, तो वही फॉर्मूला डालना है, बाई क्या होता है n²। जेड लिखना हो तो लिखो, वैसे तो एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, नहीं लिखने से भी चलेगा, है ना।
चलो Z² लिख दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो। अब -13.6 Z यानी 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, N क्या है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। कहानी समझ में आ रहा है पूरा? ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी भाई आपका N, यानी यहाँ पर समझ में आ गया N = 2 से ही हो सकता है, 3, 4, 5, यानी अगर 2 से कम नहीं होगा, 1, 0 नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी एक्साइटेड स्टेट आपका 2 से ही चालू होगा, मतलब N आपका। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इसका ऊपर वाला सेल का, यहाँ पर पहुँचेगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर और आएगा तो सेकेंड, थर्ड। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? ये भी आपका पूछा था, ये भी आपका जेई में 2015, हाँ 2015 को पूछा था। ठीक है, और नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार सवाल बन सकता है। ठीक है, अब देखें, अब और एक तो सवाल ले जाते हैं, चलो थ्योरी से। ठीक है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े उससे हम और एक तो सवाल ले जाते हैं। चलो, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे कैलकुलेशन आपको नहीं करना, बस आंसर बताना है। ठीक है, चलो अब इतना पढ़े, कॉन्सेप्ट समझे, अब बताना क्या होगा। ये भी जेई में पूछा था। चलो नेक्स्ट, बोर मॉडल, BOHR, बोर्स मॉडल। ठीक है, एक्सप्लेन, बोर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करते हैं, यानी अभी हम पढ़े क्या एक्सप्लेन करते हैं। चलो बहुत सारे एक्सप्लेन करते हैं, तो ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें से कौन सा होगा बताना। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ओनली, क्या ये सही रहेगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन containing 1 electron only? C, spectrum of H2. D, सोलर सिस्टम, सॉरी सोलर स्पेक्ट्रम। बताओ बोर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम बताएं कि बोर्स वो एटम का जिसका कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वही एटम का वो स्पेक्ट्रम बताते हैं। वैसे आगे डेप्थ में जाएंगे तो स्पेक्ट्रम आएगा, आगे शायद हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम आयन कंटेनिंग एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कह सकते ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए, अब बोर्स तो बहुत सारे कुछ बोले एटम के बारे में, वैसे कुछ कुछ चीजें बोर्स नहीं बता पाए, जो कि हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ क्या सीखिए, एटम का, इलेक्ट्रॉन के, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, उसका एनर्जी क्या है, उसका रेडियस क्या है, ये सब सीखिए। अब इसके आगे आगे आपका एटम का पूरा बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है, आप सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें बोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो वो चीज़ कौन सा था, थोड़ा लिख देते हैं उसका लिमिटेशन, यानी कहाँ तक गए बोर्स, और कुछ क्या क्या नहीं बता पाए, हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, सिंपल ये पूछ लेता है कि बताओ कि बोर्स का लिमिटेशन क्या है, यानी बोर क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, एटम के बारे में देख लेते हैं, यानी इट्स लिमिटेशन, लिमिटेशन। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं। पहला तो वैसा एटम का स्पेक्ट्रम जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जो एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसका ही मतलब आप ये सब कहानी मैं बताया। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता पाए, है ना, यानी कुड नॉट एक्सप्लेन
स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी एटम जहां पर कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसका कहानी नहीं बता पाए कि उसका एनर्जी क्या होगा, वो रेडियस क्या होगा, सब नहीं बता पाए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये है कि ठीक है, इन्होंने स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताए। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। यानी सिंपल कुड नॉट एक्सप्लेन लिखना है, स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क एंड जीमन, ये हम आगे बात करेंगे। जीमन वैसे इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत रोल होता है, जीमन इफेक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि एटॉमिक का मतलब उसका जो 3D स्ट्रक्चर नहीं बता पाए। अभी भी तो उसका 3D स्ट्रक्चर आया है ना, बस बता दिए कि ये ऐसे बीच में होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, बस सिंपल। मतलब उसका 3D नहीं, ये 2D बताए। 3D मतलब पूरा, जैसे यहाँ पर एटम को रख दूँ चारों तरफ से, जैसे मैं देख सकता हूँ, ये 3D हो गया। तो बस 2D का ही बात की, मतलब 3D का स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बता पाए, यानी कुड नॉट एक्सप्लेन 3D, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बता पाए। ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, उसका शेप भी क्या होगा, वो भी नहीं पता। बहुत सारा उसका लिमिटेशन हो सकता है। कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और भी बहुत कुछ नहीं बता पाए, जो कि हम आगे बात करेंगे। जैसे हो गया आपका हेजिनबर्ग, हो गया हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और भी आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हेजिनबर्ग पढ़ेंगे। वैसे ये शेप जो मैं बताया ना, ये शेप, मॉलिक्यूल का शेप, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, ठीक है, हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं बता पाए, ऐसे डी ब्रोगली जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी नहीं बता पाए। हेजिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बता पाए। डी ब्रोगली अभी नेक्स्ट आएगा आपका, डी ब्रोगली जो आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता है, नहीं बता पाए। ठीक है, ये लिमिटेशन सिंपल है भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लिमिटेशन। तो आपका फाइनली गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6। यहाँ पर हम सीखे बोर्स मॉडल। ठीक है, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि बताए हैं डी ब्रोगली ने। ठीक है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर हम सीखेंगे, जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप कह सकते हैं। वहाँ से मेन जो आपका एटम का स्ट्रक्चर, वहाँ पर कहानी आपको समझ में आएगा। वहाँ पर आपको पूरा सटीक वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।